सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। मोदी सरकार की दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की जो चाल है वो नाकाम हो गई है और जो ढोंग रचाने की जो भारतीय कोशिश है, जो बार बार ढोंग रचाया जाता है, बाकायदा फ्लॉप हो गई, पिट गई है। मोदी ने नाम नेहाद APC तलब की और मकबूजा कश्मीर में अमन और जमहूरियत के लिए कोशिश का ऐलान किया, मगर इस कोशिश का मकसद सिर्फ जाती मुफाद निकला। मोदी जी का कहना है कि वो मकबूजा कश्मीर में जहां दाएं बाएं हर जानिब फौजी बंदूकों से कश्मीरी अवाम के सरों पर सवार है, वहां इलेक्शन करके जमहूरियत भी बहाल करना चाहते हैं। क्या मोदी जी दुनिया और बिलखुसूस कश्मीरी अवाम के साथ मजाक कर रहे हैं? मोदी सरकार और बीजेपी ने आखिर जमहूरियत की कौन सी किताब पढ़ ली? एक खित्ता जहां दुनिया में सबसे ज्यादा फौज है, वहां जमहूरियत कैसे बहाल हो सकती है? मकबूजा कश्मीर के अवाम ना तो किसी इंतखाबात को मानते हैं और ना ही इसमें हिस्सा लेना पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि जो भारत है वो नाजायज कब्जा छोड़े और आजाद करे, तो फिर वहां कैसी जमहूरियत? और असल जमहूरियत तो तब होगी जब भारत मकबूजा कश्मीर के अवाम को हक देगा, हक के खुदरादियत। वहां के अवाम भी यही कहते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा भी यही कहता है, और हर जमहूरियत पसंद मुल्क जो इंसानी हकूक को समझता है, जमहूरियत को वाकई समझता है, वो भी यही कहता है। अच्छा, मोदी सरकार मीटिंग बुलाकर अपनी जो औकात है, अपनी जो असलियत है, वो बेसिकली वो खुद दिखा चुके हैं, खुद को एक्सपोज कर चुके हैं। इस पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद है। भारत से जनरल रिटायर्ड राज कादियान साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान से ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और कश्मीर से रिफत वानी में ज्वाइन करेंगे, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं राज कादियान साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। जनरल साहब, ये जो मीटिंग थी, बीजेपी ने अचानक मीटिंग का फैसला किया क्यों था, और क्या भारत पर ये जो इंटरनेशनल हम कह सकते हैं दबाव, बैनुल अक़वामी दबाव है, वो बढ़ गया है क्या? डॉक्टर फिजा, डेमोक्रेसी में डायलॉग एक बेसिक चीज है, डायलॉग होना चाहिए। आपने जो शुरू में कहा कि आवाम के आंखों में धूल झोंकी जा रही है, 14 जो कश्मीरी लीडर बुलाए थे वो सारे लीडर हैं वहाँ के, वो आवाम के नुमाइंदे हैं, वो सब लोग खुश थे। आपकी इनपुट पता नहीं कहाँ से मिलती है जो आप कहते हो कि आवाम की आंखों में धूल झोली जा रही है। ये डायलॉग शुरू हुआ है, उन्होंने खुद कहा है कि मोदी जी ने हर बात बड़े ध्यान से, बड़ी पेशेंस के साथ की, सबको बोलने का मौका मिला, सब ने अपनी बात खुलकर कही, किसी पर कोई बंदिश नहीं थी, और शायद ऐसे डायलॉग चलते रहेंगे। तो ये तो डेमोक्रेसी का हिस्सा है कि जो भी समस्या होती है वो बातचीत से सुलझाई जाती है, ये भी सुलझ जाएगी। इसमें जो भी वो डिस्कस करना चाहते हैं वो करेंगे, क्या फैसला होगा वो तो समय बताएगा। लेकिन ये आपका कहना है कि आवाम के आंखों में धूल झोंक रहे हैं या इंटरनेशनल दबाव है, ये सब मेरे ख्याल से रियलिस्टिक नहीं है, ये फर्जी बातें हैं, ऐसा नहीं है। तो हमारा एक सूबा है, स्टेट है, जैसे बाकी 29 स्टेट भी हैं, तो हमको उनकी भी देखभाल उतनी ही कर रहे हैं जितनी औरों के करते हैं। वहाँ पर 2 साल पहले जब 370 हटाया था, जो एक टेम्परेरी प्रोविजन था, उसके बाद कुछ दिन लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम रही, तो कुछ लोगों को हिरासत में भी रखा, इंटरनेट भी बंद रखा। वो तो हिरासत में तो बेंगलोर और केरला में भी ले रहे हैं लोगों को, जो ऐसी बात बोलता है जिससे भड़क जाए पब्लिक या जो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हो, तो नेशन है वो तो कार्रवाई करेगी। कार्रवाई अगर वहाँ की है, इसलिए नहीं कि वो कश्मीरी हैं, लेकिन इसलिए कि वो ऐसी बातें बोलते थे जिससे शांति भंग हो जाती थी, अमन में खलबली पड़ती, तो उसको अब ट्विस्ट किया जा रहा है। ये इंटरनल मामला है भारत का, कश्मीरियों के साथ मिलना। चलो आप इंटरेस्ट ले रहे हो, अच्छी बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। डायलॉग ओपनली हुआ है, अपनी मर्जी से लोग आए हैं, 14 लोग आए हैं जो कि नुमाइंदे हैं पब्लिक के। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि भाई पब्लिक की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, पब्लिक को बहकाया जा रहा है, वो तो मीडिया वाले आप लोग बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, ब्रिगेडियर गजनफर आपकी तरफ आना चाहूंगी। आपने जनरल राज कादियान साहब की बात भी सुनी, अभी तो भारत की APC है, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या मकसद है? कोई मकसद तो नजर आ नहीं रहा। असल में राज कादियान साहब की बात जो है वो काश मोदी की भी इतनी अकल होती। मोदी तो है नहीं, वो मूजी है, पूरी दुनिया के लिए मोदी बना हुआ है।
काश उसकी भी उतनी अकल होती जितनी राज कादियान साहब की है। राज कादियान साहब तो जनरल रहे हैं, नेचुरली उनकी सोच एक बेहतर सोच है, पॉजिटिव सोच है, लेकिन फैक्ट्स ये नहीं है। सोच में और हकायक में बड़ा फर्क होता है। हकीकत आज की तारीख में ये है कि नरेंद्र मोदी जैसे दहशतगर्द शख्स ने कश्मीर के अंदर एक दहशतगर्दी का माहौल पैदा किया हुआ है। इतनी वहां की आबादी नहीं है जितनी वहां पे पैरा मिलिट्री फोर्सेज और मिलिट्री फोर्सेज लगाई। और अभी रिसेंटली आज कादियान साहब को पता होगा 2 हफ्ते पहले एडिशनल सीआरपी की कंपनी जो है वो कश्मीर के अंदर मूव की गई है। कश्मीर के अंदर औरतों की आबरूरेजी हो रही है, बच्चों को अगवा किया जा रहा है। दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक हैं जो दहशतगर्द ममालिक है जिनकी लीडरशिप फैसिस्ट लीडरशिप है। ये हिटलर के भी बाप है। हिटलर ने इतना वो हॉलोकॉस्ट नहीं किया था जितना नरेंद्र मोदी जैसा आदमी एक दहशतगर्द, झूठा, धोखेबाज, फरेबी लीडर जो है वो कश्मीर के मुजाहिद। और मैं इसमें कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है क्योंकि उसका कैरेक्टर, मॉरल कैरेक्टर भी और एक एज ए पॉलिटिकल लीडर कैरेक्टर भी बहुत ही थर्ड क्लास नेचर का है। लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुए थे तो जाकर मुसलमानों के घर में बैठ गया था, उनके पाँव धो रहा था, उनको कहता मैं आपको खाना खिलाऊंगा। और उसके बाद इलेक्शन के बाद क्या हुआ, 375 लगा दिया। अब राज कादियान साहब को इतना पता होगा कि इंडिया के अंदर बजाते खुद क्या हो रहा है। जब कर्फ्यू लगाया था इस शख्स ने, इसकी अकल ही नहीं है, इसकी अकल गिटो में। जब कर्फ्यू लगाया था तो लोग, कितने सारे लोग थे जो पैदल चल के 900 किलोमीटर अपने घर गए थे और उसकी कितनी डेथ हुई थी। वो पाकिस्तान में तो नहीं हुई थी ना, इंडिया में हुई थी। हमें दुख है उस बात का कि कॉमन आदमी मरा था, उसका हमें दुख है। तो बात यह है कि ये लीडर जो है ये वो नहीं है जो नजर आता है। ये धोखा देने की कोशिश करता है दुनिया को, अपने लोगों को धोखा देने की कोशिश करता है। यही महबूबा मुफ्ती, यही फारूक अब्दुल्ला जो इनके साथ खड़े रहे, क्या इसने उनको पाबंद सलासिल नहीं किया? क्या महबूबा मुफ्ती की बेटी ने ट्वीट नहीं किया कि मेरी माँ के साथ क्या सलूक? किस किस्म के डायलॉग, कौन से डायलॉग? महबूबा मुफ्ती जब चीफ मिनिस्टर थी उसने एक आजाद कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में करारदाद पेश की थी कि जी भारत को इंडिया के, कश्मीर को इंडिया के साथ एनेक्स कर दिया जाए। राज कादियान साहब को याद होगा उसके ऊपर इंडियन भारत की अदालत का एक फैसला आया था, कश्मीर की हाई कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इट्स डिस्प्यूटेड टेरिटरी, इसको किसी के साथ एनेक्स नहीं किया जा सकता। उसके ऊपर यूनाइटेड नेशन की भी एक रेजोल्यूशन आई थी। तो आप किस तरह 375 के जरिए इसको एनेक्स, किस तरह का ध्यान साहब कह सकते हैं कि वो हमारा सूबा है? यही तो झूठ है। हम जो कुछ मर्जी करें, खुदा के वास्ते झूठ ना बोले, फरेब ना दे, दुनिया को धोखा ना दे। किस तरह वो सूबा है भारत का? क्या इससे पहले वो भारत का सूबा था? उसको स्पेशल स्टेटस नेहरू ने नहीं दिया था? किसने दिया था स्पेशल स्टेटस? मैं एक सवाल सिर्फ करता हूँ राज कादियान साहब से कि उसको स्पेशल स्टेटस किसने दिया था? पाकिस्तान ने तो नहीं दिया था, आपकी लीडरशिप ने दिया था। तो आप तो अपनी लीडरशिप के ऊपर भी यकीन नहीं रखते। एक लीडर जाता है उसको जूते मारते हैं, दूसरे की बात करनी शुरू करते थे। अगर नेहरू तो इसको यूएन असेंबली, जनरल असेंबली में कौन लेके गया था? पाकिस्तान तो नहीं लेके गया था, नेहरू लेके गया था ना इसको कि ये डिस्प्यूटेड एरिया। क्या नेहरू ने ये नहीं कहा था कि इसका फैसला हम कश्मीरियों की जो इच्छा है उसके मुताबिक करेंगे? अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे कहने में गलत कह रहा हूँ। तो आप आज कहते हैं कि वो हमारा सूबा है, नरेंद्र मोदी उसको करने की कोशिश कर रहा है। नरेंद्र मोदी है सबसे बड़ा दहशतगर्द और फैसिस्ट लीडर है। ये नरेंद्र राज का अभियान जैसे लोगों को भी पकड़ रहा है, ये वहां पे अकल रखने वाले लोगों को पकड़ रहा है। इस किस्म की दहशत, कम से कम लीडरशिप को कंडेम तो करें ना। ये जो अमित शाह जैसे लोग पैदा हो गए हैं जो इंसान के रूप में हैवान है, इनको तो कम से कम कंडेम करें ना, जो इंडिया के अंदर जुल्म करे। चले हमारी बात छोड़ दे, हम अपनी चीजों को खुद केटर फॉर कर लेंगे, लेकिन जो जम्मू एंड कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, क्या वहां पे औरतों की आबरूरेजी नहीं हो रही? क्या उनकी इंडियन आर्मी की सीआरपीएफ यूनिटों ने, और क्या ये नहीं हुआ था कि जब बिल क्लिंटन आया तो सिखों को एक लाइन में खड़े करके गोली मार दी गई थी? उसके बाद एक किताब लिखी गई थी उसके ऊपर कि जी अगर वो बिल क्लिंटन ना आता तो शायद रिफत कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। राज कादियान साहब बड़े सीनियर ऑफिसर हैं, वो जरूर अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, लेकिन जो कश्मीरी रह रहे हैं इतने हफ्ते से कश्मीर के अंदर, वो भी इंडिया के अंदर रह रहे हैं, पाकिस्तान के, तो कम से कम उनकी आवाज भी तो उठाए ना कि जो उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनके साथ टॉर्चर हो रहा है, वहाँ पे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रही। मैंने तो नहीं कहा, ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा
क्या अमेरिकन कांग्रेस से करारदाद पेश नहीं हुई थी? अच्छा ब्रिगेड साहब, मैं आपकी इजाजत से रिफत वानी को भी शामिल गुफ्तगू कर लूँ, फिर मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ क्योंकि वक्त कम है। ठीक है, उनका भी जरा मौक़िफ़ ले लूँ। रिफत, ये जो हुर्रियत रहनुमा है उनको एपीसी में क्यों नहीं बुलाया गया? आपको क्या वजह समझ आती है? और जिनको बुलाया गया उनसे कोई उम्मीदें हैं कश्मीरियों को कि वो कश्मीरियों का केस सही तरीके से लड़ भी सकेंगे कि नहीं? थैंक यू डॉक्टर फिजा आपका। देखिए, सबसे पहले तो मतलब जो इंडिया है इन्होंने हमेशा हमें भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट किया, ना कि इंसानों की तरह ट्रीट किया। महाराजा का दिल किया, इनके साथ एसेशन कर दिया, शेख अब्दुल्ला का दिल किया, इसी तरह फिर जो मतलब इनका नेहरू है उसकी जो दिल आई मर्जी उसने पॉलिसीज अपनाई, इंदिरा गांधी ने अपनी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट की हमारे ऊपर, फिर वाजपेयी आए उनकी अपनी पॉलिसीज, एनसीआर थी उनकी अपनी पॉलिसीज, अब ये लास्ट में ये मोदी जी आ रहे हैं, अब इनकी अपनी, आप देखें इन्होंने हमारा क्या हशर नशर किया है। ये बुलाते हैं मीर सादिक मीर जाफर टाइप लोगों को। हर कौम में मीर सादिक मीर जाफर टाइप के लोग होते हैं और हमारे मीर सादिक मीर जाफर ये लोग हैं। मैं तो सबसे पहले तो मैं हैरान होती हूँ कि मतलब इंसान में थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ होती है। जिस इंडियन गवर्नमेंट ने, पहले तो मिस्टर मोदी को, हमारी उर्दू में एक मुहावरा है, कहते हैं थूका हुआ चाटना, ठीक है, मोदी ने वही किया। पहले उनको जेलों में बंद किया और फिर उन्हीं को उठा के उनके साथ बातचीत करने के लिए उनको अपने घर बुलाया टेबल पे, और फिर हमारे जो बेशरम जो हमारे जो ये सियासी लीडर हैं, जो जिनका दीन ईमान सिर्फ एक कुर्सी के इर्द गिर्द घूमता है, वो दुम दुबा के उठे और वो चले गए वहां पर। मतलब कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज होती है, इन्होंने तो हमारी भी नाक कटवा के रख दी है। उसके बाद चले आप गए वहां पे, मेरे ख्याल से एक महबूबा मुफ्ती, और उन्होंने मतलब कोई बात की है आर्टिकल 370 के ऊपर, और किसी ने वहां पे कोई बात नहीं की। आप कहती हैं लीडरशिप से बात करने की, मतलब आप अंदाजा कीजिए इनकी बेहिसी का। 96 साल के सईद अली शाह गिलानी साहब, 96 years old मैन, वो इनका क्या बिगाड़ना? मतलब वो उस बेचारे में इतनी ताकत नहीं है, वो क्या मतलब क्या कौन सी टेररिस्ट एक्टिविटी कर लेगा जिसे इनको थ्रेट है? पिछले 15 साल से 20 साल से उसको जो है ना घर में नजर बंद करके रखा हुआ है, ठीक है, उसके साथ ये बात नहीं कर सकते हैं। मतलब इतनी भी क्या मतलब क्या डर है इनको? इन्होंने हमारे छोटे छोटे बच्चे जो है ना 19 अगस्त के 5 अगस्त के बाद इन्होंने कैद करके रखे, आज तक इन्होंने उनको नहीं छोड़ा। तो सिवाय गुलाम नबी आजाद के किसी ने पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात नहीं की है। तो हमें तो इन लोगों से कोई भी उम्मीद नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आती हमारी लीडरशिप, ये जो ये पॉलिटिकल लीडरशिप है, ये वहां पे हमारी नहीं, वो भी इंडिया की ही है, ये वहां पे गए क्यों? क्योंकि इंडिया का तो इन्होंने पहले से ही बोला था कि हम डिलिमिटेशन करनी है, डिलिमिटेशन के बाद हमने स्टेटहुड को रिस्टोर करना है। तो जब ये वहां पर गए हैं तो उन्होंने वही बात वहां पे की है, तो वहां पे जाने का मकसद क्या हुआ? मतलब जब डिलिमिटेशन करनी है उसके बाद उन्हें स्टेटहुड वो करना है, रिस्टोर करना है, तो तब। और दूसरी बात, इनसे कोई पूछे कि भाई आप लोगों ने स्टेटहुड को रिस्टोर करना है, आप यूटी को वो नहीं कर रहे हैं, मतलब नया आप स्टेटहुड नहीं दे रहे हैं। ऑलरेडी से एक स्टेट थी जिसको आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनली, अनलॉफुली आपने इसका स्टेटस चेंज किया ऑन 5 अगस्त 2019, लेकिन क्योंकि वो माइट इज राइट, अभी इनकी लाठी है, इन्हीं की भैंस है, और ये हमारे ऊपर मतलब जिस तरह से हमें भेड़ बकरियों की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं वो करें। और मैं हैरान हूं इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर, वो देख भी रहे हैं कि अवाम की मर्जी शामिल नहीं है, अवाम से पूछा नहीं जा रहा है। तो कब तक मतलब इतनी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन होने का क्या फायदा जब वो हमारे राइट्स के लिए मतलब आवाज भी नहीं उठा सकते? ठीक है, ठीक है। अच्छा जाना साहब, मेरे ख्याल से मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, रिफत वानी के सवालों का जवाब है आपके पास? डॉक्टर फिजा, पहले तो मैं ब्रिगेडियर साहब के बारे में 2 शब्द बोलूँगा। वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, मैं उनके एज ए मिलिट्री मैन इज्जत करता हूँ, लेकिन वो जो अल्फाज एक पड़ोसी देश के प्राइम मिनिस्टर को झूठा धगेबाज बोलते हैं, मैं नहीं समझता इससे उनकी कोई मैच्योरिटी जाहिर होती है, और नहीं बोलूँगा। पूरा इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है सर, मैं नहीं कह रहा सर, मैं कोई बात नहीं कह रहा, वो पूरा इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है। टाइम्स ने एक तस्वीर लगाई थी जिसमें आधी नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी, आधी हिटलर की तस्वीर थी, आपने जरूर देखा होगा सर। मैं नहीं कह रहा, ये तो पूरा इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है ही इज अ लायर, मैं तो नहीं कह रहा। मैं तो इंटरनेशनल मीडिया को और मीडिया को कोट कर रहा हूँ, और मुझे पता है आपकी बड़ी पॉजिटिव थिंकिंग है, लेकिन सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि जो गलत चीज है सर, वो तो गलत चीज है या नहीं है? ब्रिगेडियर साहब थैंक यू। मैं इल्जा करूंगा कि आप बीच में नहीं बोले, मैं भी नहीं बोला था जब आपने मोदी के बारे में कहा था, मैंने इंतजार किया। आपने फिर आप बोल रहे, आपने यूनाइटेड नेशन में जाने की बात की थी,
पंडित नेहरू एक अमन पसंद आदमी थे। जब वो यूनाइटेड नेशन में गए, हम तो खैर आर्मी में नहीं थे उधरों, लेकिन आर्मी वाले भी खुश नहीं थे। हम उड़ी तक पहुंच गए थे, 2 महीने और चलने देते तो मुजफ्फराबाद भी पहुंच जाते। ये उनके यूएन जाने की वजह से है कि 37% आज के दिन भी इलीगली पाकिस्तान के कब्जे में है। देखिए, हमारे 584 सूबे थे 1947 में। हर सूबे का जो मुखिया था, किसी का नवाब थे, किसी का राजा, कोई महाराजा, सबको छूट थी कि भारत या पाकिस्तान के बीच में चूज करें। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ रहने की चॉइस की। तो इसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो रिफन वानी जी ने भी बात की, क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? उनको हक था, वो देश के रूलर थे प्रदेश के, कश्मीर के, तो उन्होंने अपनी मर्जी से हिंदुस्तान के खिलाफ आए। अगर उन पर कोई मजबूरी थी, वो पाकिस्तान की वजह से थी। आप लोगों ने तो अक्टूबर में फैसला कर लिया था, 11 अक्टूबर को, कि भाई हमला करो, कश्मीर पर कब्जा कर लो, और 22 अक्टूबर तो आपके रेडर आ भी गए थे। अगर ये दबाव उन पर पड़ा और दबाव के नीचे उन्होंने किया, तो वो तो उसमें कसूर हमारा नहीं है। दूसरा, आपने शायद उसका भी जिक्र किया कि प्लेबिसिट होना था। प्लेबिसिट में दो शर्तें थी, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। पहली थी कि पाकिस्तान की तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस कश्मीर से बाहर जाएं। भारत को सिक्योरिटी फोर्सेस रख सकता है जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए ज़रूरी है। दूसरा, पाकिस्तान के जितने भी नॉन कश्मीरी हैं वो कश्मीर से बाहर जाए। जब आपने शर्त ही नहीं मानी तो आगे बढ़ ही नहीं सकती थी बात। अभी मोहतरमा रिफत वानी ने जो महबूबा के बारे में बात की, देखिए, जो भी इंसान, अगर मैं भी ऐसी बात बोलूंगा जिससे देश में गड़बड़ी पैदा होती, तो मुझे भी अरेस्ट करेंगे। दिल्ली में अरेस्ट हुए 2 लड़कियां और 1 लड़के, तो 2 दिन पहले कोर्ट ने छुटवाए, 1 साल तक वो हिरासत में थे, क्योंकि उन्होंने बयान ऐसा दिया था जो कि देश की। जी, ब्रिगेडियर गजनफर साहब, आपकी बातों का जवाब, ठीक है जना साहब, आपकी बातों का जवाब ब्रिगेडियर गजनफर साहब से लेते हैं, टाइम जरा कम है। जी ब्रिगेडियर साहब, जना साहब की बातें समझ आ रही हैं आपको? क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा नेहरू अमन पसंद आदमी थे, इसलिए IMF इसलिए वो यूनाइटेड नेशन में गए। इसका मतलब यूनाइटेड नेशन में जो करारदाद गई थी वो डिस्ट्रीब्यूटेड थी ना, तभी वो यूनाइटेड नेशन में गए थे, वो अमन चाहते थे कश्मीर के अंदर। तो नरेंद्र मोदी जो है वो यूनाइटेड नेशन की क़यादत को ही मानता, तो उन्होंने खुद ही कह दिया कि वो फैसिस्ट है। अभी मुझे तो कहने की जरूरत नहीं, उन्होंने खुद ही कहा कि वो दहशतगर्द है। यानी जो पंडित नेहरू की जो अमन पसंद थे, मैं भी कहता हूँ वो अमन पसंद थे, उनकी करारदाद को, भेजी हुई करारदाद को जो नहीं मानेगा वो दहशतगर्द होगा ना। अब जो 375 को एक को खत्म करना, नेहरू ने तो नहीं कहा था खत्म करे, उसे खुद खत्म किया था, मतलब दहशतगर्दी पे मबनी है। तो दूसरी जो तारीख है वो बड़ी डिफरेंट है। तारीख में अगर आप पढ़ें ना, तो एक आर्बिट्रेटर भी अपॉइंट किया गया था, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया था कश्मीर का मसला हल करने के लिए यूनाइटेड नेशन की तरफ से, जिसको इंडिया ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। क्या अभी राज कादियान साहब को पता है कि पंडित नेहरू ने पाकिस्तान को टेलीग्राम भी भेजा था कि हम इस कश्मीर का मसला जो है वो यूनाइटेड नेशन की करारदाद की रोशनी में कश्मीरियों की मर्जी के मुताबिक हल करेंगे। तो अगर नरेंद्र मोदी नहीं मानता इस बात को, तो मैं कोई इंटरनेशनल मीडिया में कोई हकीकत से हटके कोई चीज नहीं कह रहा, तो इसको मानना चाहिए फिर इंडिया को कि दहशतगर्द, फैसिस्ट। RSS का जो किताब लिखी हुई है, जल साहब ने जरूर पढ़ी होगी, उसकी प्रीफेस में उन्होंने क्या लिखा है कि इंडिया में जो रहेंगे उनको हिंदू होंगे, उनको जो बाकी अकलियतें हैं उनको भी हिंदू होना पड़ेगा। तो ये पाकिस्तान से किताब तो नहीं लिखी गई, ये तो जिन्होंने RSS बनाई थी, गोलवालकर वगैरह, उन्होंने कीताब लिखी थी। तो इन हकाइक की रोशनी में हम बात करते हैं कि आप जो कश्मीरियों के साथ जुल्म कर रहे हैं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। तो अगर राजा महाराजों की बात की, अपना जनरल साहब ने बिल्कुल ये चॉइस दिया गया था, लेकिन क्या इंडिया ने गोवा पे कब्जा नहीं किया? क्या इंडिया ने हैदराबाद पे कब्जा नहीं किया? अपनी तारीख के अंदर जाके पढ़ ले कि है या नहीं है। दूसरी बात यह, जो उन्होंने कोई महाराजा की बात की, तो अगर जनरल साहब को जरूर पता होगा कि जिस दिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्रेशन जो साइन किया गया था, जो अवेलेबल ही नहीं है रिकॉर्ड में, उसके ऊपर जो डेट डाली गई थी, उस दिन तो महाराजा जो है वो पटेल के कहने पे अपना श्रीनगर से जम्मू की तरफ सफर कर रहा था, वो तो पहुंचा ही नहीं था, वो तो किसी रास्ते में नहीं, साइन उसने किस तरह कर दी। फिर अभी महाराजा की एक पोती है कि क्या, उनकी स्टेटमेंट रिसेंट आई है, उन्होंने कहा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्रेशन का जो मामला, ये टेम्परेरी था, इट हैज टू फिनिश। हमने इंडिया को सिर्फ 3 चीजें दी थी जिसके तहत वो पॉलिसी बना सकते थे। तो तारीख पढ़ेंगे तो तारीख तो बड़ी डिफरेंट है। जिस तरह इंडिया
रिप्रेजेंट करते हैं उस तरह तो है नहीं। तो हम यही अर्ज कर रहे हैं, और जिन लोगों को बुलाया गया क्या वो रिप्रेजेंटेटिव हैं कश्मीर के? मैंने आपसे बताया ना कि महबूबा मुफ्ती ने कौन सी करारदाद आज किसी रिकॉर्ड में मौजूद है। तो ये तमाम जो लोग अक्सर रिप्रेजेंटेटिव हैं कश्मीर, उनको क्या बुलाया गया और क्या लॉजिक है बुलाने का? ऑल पार्टी कौन, क्या लॉजिक है? आप 375 और 75 हटाएं और फिर आप कहेंगे कि हमने कर दी, आप स्पेशल स्टेटस तो रिटर्न करें। लेकिन जो दहशतगर्द होते हैं, जो फैसिस्ट होते हैं, अच्छा जी, आप एक आर्टिकल उठा के पढ़ लें न्यूयॉर्क टाइम्स और वो कहते हैं नरेंद्र मोदी इज अ लायर, अमित शाह इज अ लायर, दे आर टेररिस्ट। ठीक है जी, रिफत वानी आपका लास्ट कमेंट जी, रिफत वानी का लास्ट कमेंट। मार रहे हैं औरतों की आबरूरेजी कर रहे हैं, बच्चों को। अच्छा, मेरे पास सिर्फ 2 से 2.5 मिनट जी जी असल में ठीक है, मेरे पास सिर्फ 2 से 2.5 मिनट है। मैं रिफत का लास्ट कमेंट लेना चाहूँ। जी 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 देखिए, जो इनका ये इन्होंने जो बात की कि महाराजा ने जो एसेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो साइन किया था, तो उसका वो था कि हमारा कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स और करेंसी के ऊपर इनके साथ एग्रीमेंट था। उसके अलावा मतलब जब इसका फैसला होना था तो उसके बाद मतलब हमें खुद चूज करना था। और दूसरी बात इन्होंने की कि पाकिस्तान जो है मतलब को अपनी सारी आर्मी निकाल रही है, तो उसके लिए जनरल कादियान साहब आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप जो IOK है उसको मिला के पूरे स्टेट का प्लेबिसाइड करवाएंगे या रेफरेंडम करवाएंगे, तो तब वो होगा। उसके बाद यूनाइटेड नेशन आएगी और आपको अपनी 70% आर्मी जो है वो निकालनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये है कि मतलब ये टोटली इंडिया की में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैम, प्लीज आप मुझे सुनिएगा। इंडिया की अभी पूरी जो पॉलिसी चल रही है वो एंटी मुस्लिम चल रही है। जहां जहां पर भी जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स हैं उनको इन्होंने चेंज करना है, और कश्मीर इज द मोस्ट मैक्सिमम मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट। तो इन्होंने इसीलिए ये जो डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया है। आपको शायद पता नहीं होगा, लक्षद्वीप इंडिया का एक छोटा सा वो पार्ट है जहां पे जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, और वहां पर इन्होंने ये किया है। अब उसके ऊपर इनकी नजर, और वहां से इनको मुसलमानों को इन्होंने खदेड़ना है। तो ये यहीं से आप साबित होता है, पहले इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को कमजोर किया और उसके बाद इन्होंने कश्मीर के ऊपर मुसलमानों के ऊपर हाथ डाला, और अब वहां पे डिलिमिटेशन करके जो मेजॉरिटी मुस्लिम एरिया है उनको माइनॉरिटी। बहुत माजरत के साथ वक्त की कमी है, मैं आपको मजीद सुनना चाह रही थी लेकिन मुझे क्लोज जा रहा है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते पाक भारत टाकरा में, सेम टाइम सेम चैनल। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।